सबसे पहले नमस्ते आप सबको। हाँ। हाँ भाई। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक आना है। हम्म। रेडी। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान में रखना। सर, नहीं नहीं, है मेरे पास, मैं दे देता हूं। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको कब यूज करना है। पहली चीज, ठीक है ना, व्हेन एन एक्सपेरिमेंट is repeated n times. When an experiment is repeated n times. ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड, every time we do it, every time we do it is known as ट्रायल। known as ट्रायल। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, एवरी ट्रायल हैज टू आउटकम्स। कौन कौन से? सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, सक्सेस is equal to P and failure is equal to Q and P plus Q is equal to 1 always। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में P plus Q हमेशा, है ना, 1 होगा। अच्छा, अब इसके बाद में पॉइंट नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेसेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस, इसको बताते हैं ऐसे P, फिर यहां लिखते हैं X इज इक्वल टू R, माने नंबर ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू R। तो हम कहते हैं हमने N में से R बार, ठीक है, N में से R बार इवेंट चुनी जिनमें हमें सक्सेस मिली R बार, क्योंकि सक्सेस के ऊपर ध्यान रहता है, और Q टू द पावर ऑब्वियस ही बात है N माइनस R। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस R टाइम्स। ठीक है, P ऑब्वियस ही बात है। ठीक है ठीक है, P इज ऑब्वियस ही बात है, दैट इज सक्सेस, एंड X इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस। सर, X, कैपिटल X इज नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस। इसको भी लिख लेना, हर चीज लिखते चलना, ताकि कोई चीज ऐसी डिमांड में नहीं रह जाए कि यार ये तो बच गया था सर, बाकी तो हो गया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना। अगर किसी ने लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 सक्सेस, मान लो किसी ने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 सक्सेस, माने P X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर किसी ने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस, कम से कम 3 सक्सेस, तो कम से कम 3 सक्सेस माने X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। X अगर 3 या 3 से ज्यादा है, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस है ना। अब इसमें भी जैसे हमने, अगर भाई जैसे डाइस के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है ना, डाइस के ऊपर बात करते हैं तो 6 तक जाती है, लेकिन अगर भाई जैसे वो डाइस से बात नहीं करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 सक्सेस की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हमको P X इज इक्वल टू 3 चेक करना है, P X इज इक्वल टू 4 चेक करना है,
पी एक्स इज इक्वल टू 5 चेक करना है एंड सो ऑन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 सक्सेस। अच्छा, अब अगर मान लीजिए किसी ने पूछा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है ना, एट मोस्ट 3 सक्सेस, मान लीजिए किसी ने कहा होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 सक्सेस, तो हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब पी एक्स इज लेस देन 3, ज्यादा ज्यादा 3, और यहां पे हम लेते 0, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, लेना नहीं लेना डिपेंड करता है। तो हम क्या क्या चेक करते हैं उस केस में, 0 सक्सेस चेक करते, 1 सक्सेस चेक करते, ठीक है ना, 2 सक्सेस चेक करते, और लास्ट में 3 सक्सेस चेक करते। ये हमारा प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट 3 सक्सेस, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये इसके बाद की काफी सारी कहानियां ऐसी होंगी ना जो इस चैप्टर के साथ साथ किसी और चैप्टर से रिलेट भी हो रही होंगी, तो अगर वो चैप्टर में कमजोरी है तो थोड़ा सा अपन को एक बार के लिए बस थियोरेटिकली चीजों को कंप्लीट करके रख लेना है। जब हम उस चैप्टर में पहुंचेंगे ना जिस चैप्टर में इसकी जरूरत ज्यादा है, वहां से चीजों को दोबारा देख लेंगे ना, उस एंगल से देखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस वन। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, क्वेश्चन को जरा देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है ना, 10 times, a coin is tossed 10 times, what is the probability of getting exactly 6 heads, ठीक है ना। A coin is tossed 10 times, what is the probability of getting exactly 6 heads, ठीक है ना। अब समझना इसमें कैसे पता चलेगा सर ये बीपीडी का क्वेश्चन है। देखो, बात में प्रोबेबिलिटी है और उसने खुद ने अपने आप को लिमिटेड कर दिया कि भाई मैंने 10 बार सिक्के उछाले, ये बीपीडी को पहचान है कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में चल रहे हैं अपन, और ये हमारे को बताता है कि हमारे एन की वैल्यू 10 है, ठीक है ना। अच्छा सर, ये क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए सक्सेस क्या है इस कहानी में। सक्सेस क्या है, सक्सेस है हेड्स का आना, इस सक्सेस हेड का आना अगर सक्सेस है तो इसका मतलब ये कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और ऑब्वियस ही बात है फेलियर भी 1/2 है क्योंकि हेड का ना आना इज फेलियर, तो सक्सेस 1/2, फेलियर इज ऑल्सो 1/2। दूसरी चीज, अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स, माने हमें सक्सेस सिर्फ 6 बार ही चाहिए, कितने में से, 10 में से, क्योंकि 10 बार सिक्के उछाले जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 में से 6 टाइम्स, सक्सेस इज 1/2 टू द पावर 6 इंटू में फेलियर की पावर 4, बस काम खत्म, मेरा आंसर हो गया। इतना सिंपल। मेरा तो कहला आप में से कोई भी ये बात समझ सकता है कि यार यार ये बॉस एकदम स्ट्रेट है ये कहानी, ठीक है। एक और करके देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एन ऑर्डिनरी, ठीक है ना, 6-sided die is rolled 16 times. The probability that on exactly 5 of the rolls, 5 of the rolls, 5 of the rolls, either, ठीक है, either a 3 or 4 comes up is क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है उसको जरा ध्यान से समझते चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक सिंपल डाइस को उछाला जा रहा है, ठीक है, कितनी बार, ये 16 टाइम्स, मैंने ये बोला 16 टाइम्स है ना। तो देखो 16 टाइम्स ये साफ बताता है ये बीपीडी की पहचान हो गई, इससे मेरे को बदल जाएगा अब ये बीपीडी का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर लिमिटेड है तो हमारे को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए बीपीडी का क्वेश्चन हो सकता है। एक बात,
तो मुझे क्या क्या चीजें समझ में आ रही है? एक तो मुझे समझ में आ गया एन की वैल्यू 16 है, ठीक है ना, 6 साइडेड डाइस है, तो इसका मतलब ये कि अगर आप उसका सेट देखोगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आ सकते हैं। लेकिन उसने कहा है सक्सेस कब है? सक्सेस तब है जब 3 या 4 आए, 3 या 4 इज ए सक्सेस। तो बेसिकली ये सक्सेस है, ठीक है। तो 3 या 4 का आना इज ए सक्सेस, तो 3, 4 का आना इज इक्वल टू सक्सेस। आई एक्सपेक्ट की बात समझ में आई। और अगर 3 या 4 का आना इज ए सक्सेस, तो 3 या 4 के आने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 6 इज 2/6, बोले तो 1/3, तो 1/3 टाइम्स, ठीक है, 1/3 इज ए सक्सेस। और फेलियर क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है 2/3, नहीं आना 4 बार। तो आप में से कोई भी समझ सकता है कि अच्छा ये भी स्टोरी तगड़ी है। अब यहां तक की बात समझ में आ गई। हमसे क्या चाहता है भाई? कितनी बार लाना है भाई हमें? द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 ऑफ द रोल्स, माने अब ये हमसे चाह रहा है कि हम सक्सेस जो है वो कितनी बार लाके दें? 5 बार लाके दें भाई, ठीक 5 बार, एग्जैक्टली 5 बार, 5 बार सक्सेस चाहिए। अगर 5 बार सक्सेस चाहिए तो कितने में से चाहिए? 16 में से 5 बार। सक्सेसफुल होने के चांसेस 1/3 की पावर 5, जितनी बार सक्सेस चाहिए वो, और फेलियर के चांसेस क्या रह गए भाई? 11। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन फिनिश। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों का ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप में से कई लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि यार ये उतनी बुरी नहीं है, ये चीज बहुत आसानी से समझी जाती है ना। तो अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, इज थ्रोन, ठीक है, 6 times getting a doublet, 6 times getting a doublet is considered as a success, ठीक है। Find probability of, first question, नो सक्सेस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, राइट है। जरा देखते हैं, धीरे धीरे समझते हैं कैसे पता चलेगा। बीपीडी का क्वेश्चन है, 6 टाइम्स बीपीडी की पहचान, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्लियर्स दिखते हैं अलग से, बीपीडी का क्वेश्चन है। अच्छा, गेटिंग अ डबलेट, गेटिंग अ डबलेट माने प्रोबेबिलिटी हो गई, पी की वैल्यू हो गई 6/36, बोले तो 1/6, ठीक है ना। पी की वैल्यू, डबलेट, डबलेट की प्रोबेबिलिटी 1/6 और डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। याद है ना, पी प्लस क्यू 1 होता है। तो पहली चीज यहां से क्लियर हो गई कि पी प्लस क्यू की वैल्यू 1 है। अब क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, माने एक्स इज इक्वल टू 0, माने हम 6 बार उछालें और उनमें एक बार भी डबलेट ना आए, माने हर बार, है ना, डबलेट नहीं आना, तो इसका मतलब 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 6। ये मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। डबलेट का नहीं आना चाहिए था ना। लो पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन कहता है एग्जैक्टली 1 सक्सेस, एग्जैक्टली 1 सक्सेस। आप चाहें तो मुझसे आगे दौड़ के लिख सकते हैं क्वेश्चन, एग्जैक्टली 1 सक्सेस, राइट है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि एग्जैक्टली 1 सक्सेस की क्या चांसेस है सर, क्या करें भाई। पी एक्स इज इक्वल टू 1 लिखें सबसे पहले तो, कि हमको ठीक एक बार सक्सेस चाहिए, तो 6C1 सक्सेसफुल होने के चांसेस 1/6 की पावर 1, बाकी जगह पे 5, एग्जैक्टली 1 सक्सेस। अगला क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 1 सक्सेस, सी पे आ जाओ, एटलीस्ट 1 सक्सेस, राइट है। एटलीस्ट 1 सक्सेस मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, यही तो होगा, ठीक है। एटलीस्ट 1 सक्सेस, पहले ध्यान से सोच लेना, कम से कम एक सक्सेस, माने एक से ज्यादा। हाँ अब सही है ना, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है। अब तकलीफ, अभी तो सर 6 अटेम्प्ट है, तो या तो हम ऐसा सोचें कि एक्स इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू 2 सक्सेस भी आ सकती है, 3 सक्सेस भी आ सकती है, ठीक है ना, 4 सक्सेस भी हो सकती है सर,
या 5 सक्सेस भी हो सकती है। और सर ज्यादा ज्यादा तो 6 है ना, अटेम्प्ट कितने लिए थे 6, तो 6 की 6 भी सक्सेस हो सकती है। ये करो, या फिर सर एक काम करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। नो सक्सेस वाले केस को हटा देते हैं 1 में से, सही है ना भाई। अगर हम नो सक्सेस वाले केस को हटा देंगे हमारा काम बन जाएगा। हाँ, क्योंकि 1 नो सक्सेस को हटाएंगे तो 1 या 1 से ज्यादा सक्सेस बच जाएगी, और नो सक्सेस हमारे पास ऊपर पड़ा ही है 6C0, याद है ना, 1/6 की पावर 0, 5/6 की पावर 6, ये मेरा आंसर हो गया। दैट्स द वे, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। लोग नीचे वाले तरीकों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ध्यान रखना है ना, आपको बोर्ड में भी इसी से ही मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं डी पे, नेक्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एटमोस्ट 1 सक्सेस, एटमोस्ट 1 सक्सेस, ठीक है। एटमोस्ट 1 सक्सेस का मतलब, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब या तो 0 सक्सेस मिले या ज्यादा से ज्यादा 1 सक्सेस मिले। अब इन दोनों को सम अप कर लो, 60 सक्सेसफुल होने की पावर 0, 5/6 की पावर 6, और 1 की बात करी जाए तो कितना 61, 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 5। ये लो, काम हो गया, डन। अगले क्वेश्चन में भागो, ठीक है, अगले पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ भाई, मोस्ट फेमस क्वेश्चन, एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, आपको तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ हिंट लिख के चल रहा हूं आगे। देखो क्वेश्चन में लिख रखा है, ड्रिंकर टेक्स 1 स्टेप फॉरवर्ड और द बैकवर्ड। एक जो बेवड़ा है वो या तो एक कदम आगे चलता है या पीछे जाता है, ठीक है। और अगर वो पैर आगे रखता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, ठीक है ना। अब यहां पे इशू क्या है, उसका आगे जाना है या पीछे जाना है कहीं तो, ठीक है, तो सक्सेस किसी एक को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि जब वो पैर आगे रखता है उसी को सक्सेस। अच्छा, अगर वो पैर पीछे रखेगा तो उसके चांसेस 0.6, फॉरवर्ड जाना इज सक्सेस, बैकवर्ड जाना इज फेलियर, ऐसा मान के चलते हैं। देखो कहीं तो मिलेगा मिलेगा। अच्छा, वो टोटल 11 बार अपनी ये कहानी चलाता है, सही है। अब ऐसा कैसे हो सकता है सर, 11 कदम चल के भी वो जहां खड़ा है वहां से एक कदम ही हिला, ठीक है भाई, आगे गया फिर पीछे आ गया, फिर आगे गया फिर पीछे आ गया, तो पता चला वो 4 कदम में भी वहीं से वहीं चला, हिला ही नहीं वो बंदा। अच्छा, इसका मतलब ये कि लास्ट में उसे कहीं तो हिलना ही है, मतलब एक स्टेप जहां वो खड़ा है उसे या तो वो आगे मिले या पीछे मिले, मतलब उसका मूव करे रखना ही इज ए सक्सेस। तो देखो साहब, वो जब चला तो उसने कहानी को कैसे देखा होगा, कब वो अपनी पोजीशन से हिला हुआ पाया गया। अगर आगे वो हिलता हुआ, मतलब वो अपनी पोजीशन से आगे मिला तो आगे मिलना इज ए सक्सेस, पीछे मिला तो पीछे मिलना इज ए सक्सेस, बस वो अपनी पोजीशन से हिलता है, दैट इज ए सक्सेस। अब यहां बड़ा शानदार पॉइंट है, अगर वो आगे मिला और वो सक्सेस है, तो आगे मिला मतलब 6 कदम वो आगे चला और 5 कदम वो पीछे चला, ठीक है। क्या बोला मैंने, 6 कदम
फॉरवर्ड चला, ठीक है, और 5 कदम बैकवर्ड चला। 5 कदम कैसे चला? बैकवर्ड चला। तो अपनी जगह से 1 कदम हिल चुका था भाई, 6 कदम आगे गया, फिर 5 कदम पीछे आ गया। नहीं तो पता चला 1 कदम ही तो चला। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो आगे चलना इज सक्सेस नाउ। तो 11 में से 6 बार वो आगे गया, इसका मतलब 0.4 की पावर 6 और 0.6 की पावर 5 सक्सेस मिल गई भाई। फॉरवर्ड इसको देख के कोई भी समझ सकता है कि जो नीचे लिखा है वो जिसके सर पे, दैट इज ए सक्सेस, माने वो आगे गया होगा। देख करके पता चलता है। या उल्टा हो सकता था सर, अपनी पोजीशन से पीछे मिला भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो 5 कदम आगे गया था, ठीक है ना, और 6 कदम पीछे आ गया, 6 बैकवर्ड मार गया। अगर ऐसा हो गया तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अब की बार फॉरवर्ड जाना अगर सक्सेस ले रहे हैं तो बड़ा ध्यान से ये बात सोचनी पड़ेगी कि अब की बार वाली सक्सेस किसको माना जाए? 11C5 है ना। देखो 5 सक्सेस एक टाइम पे एक ही डिसाइड करनी है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड किसी एक को सक्सेस लेना है। अब की बार वो सक्सेसफुल कम हुआ क्योंकि वो 5 बार ही सक्सेसफुल हुआ आगे जाने में, लेकिन पीछे जाने में 6 बार चला गया। तो अपनी पोजीशन से पीछे मिल गया, लेकिन मिला तो अपनी जगह से हिला हुआ, ठीक है। तो हर बार वो 1 कदम चला, ठीक है। बहुत ही कमाल क्वेश्चन है, सोचने लायक क्वेश्चन है। जब आप खुद करेंगे तब आपको ये सारी बातें जो मैंने बोली वो खुद को बोलनी है। सोच के देखिएगा, कब वो अपनी पोजीशन से 1 कदम हिला हुआ मिला, या तो वो आगे 6 चला गया या वो पीछे 6 चला गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज in a binomial distribution in a binomial distribution B, n comma p is equal to 1/4, ठीक है। if the probability of at least one success is greater than or equal to 9/10, then n is greater than equal to question mark. Okay, then n is greater than equal to question mark. Question में दे रखा था probability of at least one success is greater than equal to this. Okay, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10। ये है क्वेश्चन का मेन मोटो तो, ठीक है। इसमें कहां सर फील कैसे आएगी? सर ये बीपीडी का क्वेश्चन है। अरे अब तो खुला लिख दिया इसने, बीपीडी का क्वेश्चन। सर ये तो n कोमा p बराबर 1/4 लिख रहा है। हाँ, तो n तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है और सक्सेस 1/4 है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस माने प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, क्या आपको याद है बीबी? और दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10 दिया हुआ है। तो इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस माने NC 0 हो गया, सही है। इनटू में हमारी सक्सेस के चांसेस कितना है, ठीक है। अच्छा, n एटलीस्ट वन सक्सेस, ओके, कितना? 1/4 की पावर n इनटू में 1/4 को छोड़कर के 3/4 की पावर 0। ग्रेट। और यहां पे 9/10, सही है। तो फिलहाल हमारे पास में रह जाएगा 1/10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 की होल पावर n। पहले देखो कि ये क्या क्या लिख दिया सर, इसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। राइट है, आप पहले यहां तक देख लो कि यहां तक सब सही है या झोल है। यहां तक सब सही है या झोल है?
हाँ भाई, क्या कहा जाए, क्या ये सही है या गड़बड़ है? उल्टा लिख दिया, एग्जैक्टली मैं इतनी देर से आप ही का वेट कर रहा था कि आप में से कोई पहचाने कि सक्सेस जीरो है, सक्सेस ये है, सही है। और अगर ये सक्सेस है तो इसको समझो, सक्सेस जीरो मिली और यहां पे पावर में एन हो गया, एग्जैक्टली तो आप में से कई लोगों ने बराबर पहचान लिया। अच्छा खैर एनीवे, अब अपन लिखते हैं इसे 1/10, ठीक है ना। 1/10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 की होल पावर एन, ऐसा लिख दें, सही है। अब मैं ले रहा हूं लॉग, क्या ले रहा हूं, लॉग, तो लॉग लेते ही यहां हो जाएगा लॉग, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर किस में दे रखा है, 10 की फॉर्म में दे रखा है, तो बेस 10 है। इन्होंने लॉग लिया है, लॉग लेकर के अपने आंसर सारे लॉग में दे रखे, तो मैं अगर भाई लॉग में 1/10 ले रहा हूं, बेस में 10 ले रहा हूं, ठीक है। इधर अगर मैंने लॉग ले लिया तो लॉग लेते एन लॉग 3/10 माइनस में लॉग 4/10, यही तो होगा। क्या आप जानते हैं कि ये -1 लिखा है, ये क्या लिखा है, -1 इज ग्रेटर देन एन इंटू में कितना, लॉग 3/10 माइनस में लॉग 4/10, करेक्ट। तो हम यहां से कह सकते हैं कि n इज लेस देन इक्वल टू 1 log 4/10 माइनस में log 3/10। पहले देख लो कि सही लिखा या गलत लिखा, 1/2 की पावर नहीं, 1/2n नहीं, ठीक है। क्या ये सही है, करेक्ट है, और यही अपना आंसर है। बस जहां पे भी ये लिखा था अपना आंसर हो गया। देखो इसने क्या क्लिक करा कि नहीं करा, ठीक है। हाँ भाई बताओ 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 बताओ। नहीं गलत है ना, क्या, देखो गलत गलत चीज है, आप रोको मेरे को कि सर ये गड़बड़ है। देखो मैंने एक गलती करके छोड़ी है आपके लिए। कहीं एक बहुत ही प्यारी मिस्टेक करी है मैंने, देखो आप पकड़ो मेरे को इस जगह पे कि सर वहां गलती कर दी आप। कर दिया क्या कहीं, हाँ देखो यहां करिए गलती, इनइक्वालिटी में ये गलती करिए, समझो माइनस से गुणा करते ही यहां पे 1 हो गया और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया, और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा log 4/10 माइनस में log 3/10, ऐसा सही है। अब जब मैं उसको उधर भेजूंगा तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/log 4/10 माइनस में log 3/10। अब सही कर दिया आपने क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में दिया जा रहा है फॉर एन इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एडमिशन टेस्ट अ कैंडिडेट, ठीक है, इज गिवन 50 प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, ठीक है, 50 प्रॉब्लम्स टू सॉल्व इफ probability that probability that candidate solve any problem, ठीक है, is 4/5, ठीक है, then probability that he is unable to solve less than 2 problems is क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इज क्वेश्चन मार्क। करिए फटाफट से, इस ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है, फटाफट से करके बताओ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एन इनिशियल इन
Screening of admission test, a candidate is given 50 problems to solve. If the probability that the candidate solve any problem is, ठीक है, 4/5, then probability that he is unable to solve less than 2 problems, question mark. फटाफट से सोच के बताइएगा. सक्सेस का पावर 2 एंड फेलियर का पावर 48. ठीक है, ओके, ग्रेट. ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं. फॉर एन इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट कैंडिडेट इज गिवन 50 प्रॉब्लम्स. पहले कैसे पता चलेगा बीपीडी का क्वेश्चन है? ऑब्वियस बात है, 50 प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है तो एन बराबर 50 है. सही है. अच्छा, द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम. पहली बात तो एन की वैल्यू 50 है मेरे दोस्त. दूसरी बात, पी की वैल्यू 4/5 है. ठीक है, और इसका अंदर क्यू की वैल्यू 1/5 होगी. पहले इसको खत्म करते हैं. प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम्स. वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, 2 से कम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा. अनेबल टू सॉल्व है ना यार, सॉल्व नहीं होना इज ए सक्सेस, आई थिंक, है ना. तो यहां तो उल्टा मामला हो गया. पहली चीज तो ये लिख लेते हैं अपन, सॉल्व नहीं होना इज सक्सेस. सॉल्व नहीं होना इज ए सक्सेस. अगर सॉल्व नहीं होना इज ए सक्सेस तो हमारे भी पी और क्यू बदलने पड़ेंगे. इसका मतलब ये कि पी तो हो जाएगा सर 1/5, सॉल्व नहीं होना इज ए सक्सेस, और क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4/5. तो पहली चीज तो ये पकड़ लेते हैं, सॉल्व नहीं होना इज ए सक्सेस, है ना. अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है कि इज अनेबल टू सॉल्व. ठीक है, पहले अपन इस पे बात कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी कि वो अनेबल टू सॉल्व 0 प्रॉब्लम. ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी अनेबल टू सॉल्व 1 प्रॉब्लम. क्या हमने अपनी बात रख दी क्या पूरी? देख लो जरा. लेस देन, ठीक है ना, लेस देन 2 है, लेस देन 2 मैंने 2 से कम, मामला हो गया मेरा सेट. अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम्स. इसका ना अनेबल टू सॉल्व 0 प्रॉब्लम, अनेबल टू सॉल्व 1 प्रॉब्लम. ये मेरी कहानी यही है. अच्छा, और अगर ये कहानी है तो प्रॉब्लम में हो गया क्या? अनेबल टू सॉल्व 0 प्रॉब्लम. माने 50 में से उसे 0 बार सक्सेस मिली, और सक्सेस है हमारे लिए 1/5 की पावर 0, और यहां 4/5 की पावर 50. यहां हो जाएगा 50C1. इट इज, है ना. एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेते हैं इससे, 1/5 की पावर 1, और यहां से 4/5 की पावर 50. काम खत्म. ठीक है, 49, सॉरी, इट इज 49 एग्जैक्टली. यहां से ये सब मिला मुलो करके हो गया 4 पावर 50, 5 पावर 50. सही है, प्लस
यहां से आ जाएगा 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 5, ना इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। 50 इंटू, ठीक है, यहां से हो गया 4 पावर 49 अपॉन में नीचे हो जाएगा 5 पावर 50। बहुत सही, सोचो जरा, क्या ये सही जा रहा है अभी तक, है ना। एलसीएम कितना आएगा, 5 पावर 50, 5 पावर 50 ऊपर हो गया 4 पावर 50, ठीक है, प्लस 4 पावर 49 इंटू 50। उम्मीद है कि आप में से कोई भी बच्चा मुझे यही राय देगा, सर 4 पावर 49 भी कॉमन ले लो, यहां से इसको 54 कर दो सर आप, अपॉन में 5 पावर 50। सही है क्या? मेरा आंसर 54/5 इंटू 4/5 की पावर, देखो मेरा आंसर आ रहा है मेरा आंसर आ रहा है, लास्ट में मेरा आंसर आ रहा है 54/5 इंटू में 4/5 की पावर 49। ये मेरा आंसर है और यही सही आंसर है। दोनों क्वेश्चंस मेंस के क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चंस मेंस के क्वेश्चंस हैं। क्या आप में से सभी लोगों को यह बात क्लियर हो गई कि क्वेश्चन में उसने जो डिमांड करी या वो जो डिमांड करता है वही सक्सेस होता है। जैसे हम जब ड्रिंकर वाली प्रॉब्लम कर रहे थे तो उसने क्या बोला था, उसका अपनी जगह से 1 पॉइंट हिला होना इज ए सक्सेस, राइट है ना भाई। तो यहां पर अगर देखा जाए तो उसकी सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब उसका क्वेश्चन का सॉल्व नहीं करना इज ए सक्सेस, ठीक है, सॉल्व नहीं करना इज ए सक्सेस, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये भी काम हो गया भाई, आगे बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन है, इन अ बॉम्बिंग अटैक, ठीक है, देयर इज 50% chance that bomb will hit the target, ठीक है, at least 2 independent, ठीक है, hits are required to destroy the target, ठीक है। then minimum number of bombs, ठीक है, that must be dropped, ठीक है, to ensure that at least 99% chance of completely destroying the target is, हाँ भाई, अपने को एन बॉम्ब चाहिए साहब टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हाँ भाई, क्वेश्चन के अंदर अपन को सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, हमारे पास में चॉइस क्या है, हम नॉर्मल बेस थ्योरम वगैरह बहुत कुछ पढ़ के चुके हैं, तो हमारे को पता होना चाहिए। अब हम बीपीडी की ही बात करेंगे, कैसे कंफर्म करें। बॉम्बिंग अटैक में 50% चांस है कि बॉम्ब जो है वो टारगेट को हिट करेगा, माने ओके, अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि प्रोबेबिलिटी मतलब सक्सेस 50% है, ये क्या है। कह रहे क्वेश्चन के अंदर कि कम से कम 2 बार तो बम गिराने पड़ते हैं तब जाकर के टारगेट जाता है। अब क्वेश्चन में आगे बोलता है, देन द मिनिमम नंबर ऑफ बॉम्ब्स दैट मस्ट बी ड्रॉप टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 99% ऑफ द चांस फॉर कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट। ये तो नहीं पता मेरे को, लेकिन जो मेरे को समझ में आ रहा है कि 99% चांस चाहिए
टारगेट डिस्ट्रॉय करना है, टारगेट डिस्ट्रॉय करना है पूरी तरह से, ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना। इसका मतलब ये कि टारगेट डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए 2 बॉम्ब चाहिए, ठीक है ना। टारगेट डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 बॉम्ब्स, या 2 बॉम्ब्स की जिससे भी ज्यादा, 2 बॉम्बारमेंट है ना, अगर देखा जाए तो दैट इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब अगर बाय द वे मुझे, अगर बाय द वे इसमें सक्सेसफुल होना है, ठीक है ना, 99% सक्सेसफुल होना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 माइनस, मैं प्रोबेबिलिटी हटा लेता हूं, जब मेरा 0 बम गिरा, माने मेरे बम इधर उधर गिरते रहे, टारगेट पे गिरे ही नहीं, एक तो वो प्रोबेबिलिटी हटा लेता हूं कि 0 हिटिंग हुई, एक वो प्रोबेबिलिटी हटा लेता हूं जिसमें सिर्फ एक ही बार बम गिरा। अगर एक ही बार बम गिरा तो हमारे लिए यूजलेस है, तब भी टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। डिस्ट्रॉय कब होगा, जब 0 बार या 1 बार हट जाए। 4 बार बम गिरेगा चलेगा, 4 बार बम गिरो आप चलेगा, एन में से आप 4 बार बम गिरो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। बट आप 0 बार बम गिरोगे या 1 बार बम गिरोगे तो टारगेट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो 1 में से अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूं तो जो भी आंसर आएगा, टारगेट विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो टारगेट विल बी डिस्ट्रॉयड, टारगेट विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। टारगेट डिस्ट्रॉय होगा अगर ये 2 चीजें हटा लूं तो। अच्छा, और ये भी मेरे को कैसा चाहिए, 99% से ज्यादा चाहिए मेरे दोस्त, ये भी मेरे से 99% से ज्यादा चाहिए। तो अब पहली चीज तो यहां तक देख लो कि भाई हाँ, यहां तक तो सब बराबर है, सब एकदम एग्जैक्ट है। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या क्या स्टोरी, फटाफट से देखते हैं। हाँ भाई, क्या कहते हो आप, क्या करा जाए इसके बाद में। 2 बार एक साथ बॉम्ब गिर रहा है क्या सर? अब अगर ये हटा लोगे तो फिर 2 बार या 2 से ज्यादा बार गिरेगा, ये बात तो पक्की हो गई, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं 1 माइनस, ठीक है। हमने एन बॉम्बिंग करी तो एन सी 0, क्योंकि 0 टारगेट पे हिट हुआ। टारगेट पे हिट होने के चांसेस 50%, माने सक्सेस के चांस 1/2, तो 1/2 की पावर 0, और नहीं गिरने के चांस 1/2 की पावर है, याद है ना। अच्छा, ये और प्लस दूसरी तरह से कितना, एन में से एक ही बम गिरा उस टारगेट पर, कौन से वाले टारगेट पे भाई, ठीक है, जिसके ऊपर बात चल रही है। तो 1/2 की पावर एन इंटू में 1/2 की पावर इधर कितना, n-1, ये हटा लो, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 99/100, सही है। अब मेरा ज्यादा ख्याल है शायद किसी का भी दिमाग चल जाएगा, ये लिखा है 1 माइनस, ये जो लिखा है ये लिख रखा है 1/2 टू द पावर n, माइनस ये जो लिखा है इट इज नथिंग बट n इंटू में 1/2 टू द पावर n, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 99/100 हो गया। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/100 इधर भेज दो और ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो 1/2 की पावर n अलग हो जाएगा और 1 प्लस n इधर आ जाएगा, सही है। क्या चाहिए था इसमें, क्वेश्चन मांगा क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ बॉम्ब्स, माने n की वैल्यू लाओ यार। अब देखो ये फिर से वही, ये अपन ने ये गंदगी पहले भी देखी है, ये लिखा है 1/100 लिखा रखा है सर, सही है। आ जाओ बताओ कैसे लाएं, बताओ बताओ बताओ। इसका मतलब ये कि हम इसे ऐसे लिखते हैं 2 पावर n अपॉन में n+1 इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखूं क्या, एक n की वैल्यू 1 पे कितना आएगा, 2/2, एक 100 से बड़ा नहीं होता, सीधा n की जगह अपन 10 ट्राई करूं, 10 ट्राई करते 1024/10 रखते 11, 1024 में अगर मैं 11 का भाग लगाऊंगा तो 100 से बड़ा जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जरा श्योर है, पक्की बात है। तो इसको भी हटा दूं, मैंने 11 रख के देखा नहीं बैठा, अब मैं नहीं 10 रख के देखा, अब 11 रख के देखते हैं। 2 की पावर 11/12, 2 की पावर 11 कितना होता होगा, 2048, 2048। इसमें अपन किसका भाग लगा रहे हैं, 12 का, क्या 10 बार जा रहा है, श्योर है 10 बार जा रहा है, सोच ले,
जा रहा है ना? तो पक्की बात है n बराबर 11 आ गया। देखो हो रहा है, मतलब ये तो 100 से ज्यादा आ गया भाई। अरे ये 100 से ज्यादा आ रहा है, सही में आ रहा है, सही 100 में 100 से ज्यादा आ जा रहा है। तो मतलब हमारी तरफ से आंसर हो गया n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, माने n बराबर 11 मिनिमम बॉम्ब चाहिए साहब, रिक्वायर्ड। ठीक है, मिनिमम इतने बॉम्ब चाहिए तब जाकर के भाई का टारगेट बचेगा। उम्मीद है आप में से कई बच्चों को ये वाली बात समझ में आई होगी, डिस्ट्रॉय द टारगेट और ये सारी कहानी क्या है। ठीक है, अच्छा फिर से मेंस का क्वेश्चन है सब। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, मेंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए। अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला अगला टाइटल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एंटर करने से पहले आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, ये 11th में हम एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, अगर उससे मैच करा के देखा जाए ना तो ही ये समझ में आता है, वरना नहीं आता समझ में। तो अब इस बात को समझ के चलना कि यहां हमारे को थोड़ा स्टैट्स की आइडिया होने की जरूरत है। ठीक है ना? हाँ, अगर वो आइडिया नहीं है तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो पहली चीज अपन लिख लेते हैं, है ना, थोड़ा बुकिश लैंग्वेज है वो लिख लेते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है, that gives the probabilities, that gives the probabilities of occurrence of ठीक है different outcomes of an experiment ठीक है, हालांकि अपने को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय। ठीक है, देखो साहब हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग पॉइंट्स को लेकर के हम मतलब वेरिएबल्स निकालते हैं। ठीक है, और उन हर वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी और वेरिएबल को लेकर के एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, और वो टेबल किस तरह से दिखती है, वो इस तरह से दिखती है कि हम वेरिएबल लेते हैं एक्स। ठीक है, ऊपर वाले कॉलम में हम लिखते हैं वेरिएबल्स एक्स। ठीक है, अच्छा नीचे वाले में लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है ना, अब x वाले कॉलम के अंदर हमारे पास में अलग अलग वेरिएबल चल रहे होते हैं, जैसे x1, तो x1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज px1। ठीक है, फिर x2 वेरिएबल, उसकी प्रोबेबिलिटी px2। ठीक है, फिर x3 वेरिएबल, उसकी प्रोबेबिलिटी px3 एंड सो ऑन। हम लोग लिख लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले बस सिर्फ एक हल्का सा इसको देखोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये x1 x2 x3 जो है दैट आर द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ठीक है ना, इस बात को भी लिख देते हैं ना, याद भी रह जाएगा। x1 x2 x3 डेड डैश आर वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, अच्छा, और px1 px2 px3 उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है ना, px1 px2 px3 आर respective probabilities of these variables। ठीक है, बस पहले थोड़ा थोड़ा पहले लिखेंगे, चीजें भरेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा अब इसमें भी एक और चीज को याद रखना, पॉइंट नंबर 3, जब हम ये बोलेंगे ना कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xi, तो आप समझ जाना कि हम उसे शॉर्टकट में पी आई बोल सकते हैं। जैसे किसी ने बोला कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू में x3, तो हमको ये समझना है कि वी आर ट्राइंग टू से px3। नहीं समझ में आया? px3, x3 की जो प्रोबेबिलिटी दैट इज px3। अब px3 जो है उसे हम जानबूझ करके p3 भी बोल सकते हैं, ये भी हमारे पास में एक तरीका रहेगा। तो पहली चीज इसको भी पकड़ो,
कि एक 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 छोटा छोटा पॉइंट को पकड़ते चला, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। पीआई जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली बात है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन साथ में एक और चीज भी ध्यान रखनी है कि फाइनली हमारी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए। हमारी सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए, ये और चीज को क्लियर रखना। तो सिग्मा पी आई इज इक्वल टू 1, है ना। अब पहले मैं पहले ये यहां से यहां फिर क्वेश्चन पे लेके जाता हूं, धीरे धीरे आपको चलूंगा ना लेकर के। अब सुनना, क्वेश्चन लेकर के आते हैं फर्स्ट, ठीक है। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ठीक है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। इफ गेटिंग अ सम, ठीक है, ऑफ 9 ऑन देम, ठीक है, इज कंसीडर्ड एज सक्सेस, एज सक्सेस, ठीक है। राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। राइट, इसको अपन इधर ले लेते हैं। राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है। राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस। ओके, अब बड़े यहां तक हो गया, ठीक है। अब पॉइंट को समझते हैं। देखो कैसे पता चलेगा सर ये क्वेश्चन और अभी तक हम जो बायनोमियल में पढ़ रहे थे वो और अभी इसमें डिफरेंस हो गया। देखो पहली चीज तो इस क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में फ्लॉफुल है, मतलब ये अपने आप ही गलत क्वेश्चन हो गया। सामने वाले ने क्लियर तौर पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगा है, तो इसका मतलब ये कि यहां पे बीपीडी की याद आना तो यूजलेस है। हाँ, लेकिन ये काफी हद तक वैसा है, मैं आपको फिर बता देता हूं, टोटल आपको वैसी वाली फील ही देगा, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं देगा। एक दूसरा, गेटिंग अ सम ऑफ 9 ऑफ देम इज अ सक्सेस। सम का 9 होना इज ए सक्सेस। इसका मतलब ये कि पी की वैल्यू, अगर हम जो सक्सेस को समझते हैं उस पी की वैल्यू की अगर बात की जाती है तो वो कितना हो जाएगा, 6336। नहीं नहीं, अपन तो 13 में से 9 घटा लेते ना, तो कितना 4/36। 4/36 माने 1/9। तो इसका मतलब ये कि सक्सेस इज 1/9 और फेलियर इज 8/9। भाई कहानी तो आज भी वही है। अच्छा, अब क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सुनना। आगे की कहानी तो और भी क्लासिक है। ये कह रहा है राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, पूरा डिस्ट्रीब्यूट करो, आप हर चीज को डिस्ट्रीब्यूट करो। अब टोटल कितनी बार उछाला गया, 3 बार। क्या क्या संभावनाएं हैं सब बताना है। इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रोबेबिलिटी कि आपकी 0 सक्सेस थी, प्रोबेबिलिटी कि आपके पास 1 सक्सेस थी, प्रोबेबिलिटी कि आपके पास 2 सक्सेस थी, और प्रोबेबिलिटी कि आपके पास 3 सक्सेस थी। इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, आपने 3 बार उछाला, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज थी, अलग अलग क्या क्या संभावनाएं थी, सारी डिस्ट्रीब्यूट करके दे दो ना। तो हमने कहा लीजिए ना, कर देते ना। इसमें क्या, अगर आपकी 0 सक्सेस है तो 0 सक्सेस माने 3C0। पहली पार्टी 1/9 की पावर 0, 8/9 की पावर 3, सही है। अगला 1 सक्सेस 3C1, 1/9 की पावर 1, 8/9 की पावर 3। यहां पे देखा जाए 3C2, 1/9 की पावर 2, 8/9 की पावर 1। इन द लास्ट इट इज 3C3, 1/9 की पावर 0, 8/9 की पावर, ओ उल्टा हो गया ना, इसको सक्सेस मिल गई भाई 3 बार, और यहां हो गया 8/9 की पावर 0। ये लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। ऊपर क्या होगा, अच्छा यहां 2 हो जाएगा। ओके 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 ओके, सही है, यहां से हो जाएगा। अब देखो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हुआ बेसिक बेसिक बेसिक। मैंने कहा था मैं एक बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा
ताकि हमें पता चल जाए कि ये एक्चुअल में क्या है। अच्छा, अब इस पे एक्चुअल क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो दिखा रहा हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये वाला है, इसी पे ओरिजिनल क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। क्वेश्चन कह रहा है अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, इज थ्रोन 3 times, ठीक है, इफ गेटिंग, ठीक है, a sum of 9 is success, ठीक है। अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन ही है। मैं सोच रहा था इससे एडवांस हो जाएगा, कोई नहीं, मैं आपको इसको बताता हूं, देखो, ठीक है, गेटिंग अ सम ऑफ सक्सेस। अब यार इसका तो मेरे को लगा था इसका फायदा ले लूंगा, लेकिन मेरे को कुछ फायदा ही नहीं मिला, ठीक है, मैं इसी को सही कर देता हूं ना। अब यहां से तो हो गया क्वेश्चन क्या, लेकिन सर डाइस 3 times थ्रो किया गया है तो भी सेम फॉर्म, हाँ और क्या, 13 - 9 वाला। अरे कितनी बढ़िया बात बोली है। देखो, लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा वो ये कि सर डाइस 3 बार थ्रो किया गया, लेकिन कितनी डाइसेस को, पेयर ऑफ डाइस को। तो जब तक बेटा पेयर ऑफ डाइस है तब तक तो ये फंडा काम करेगा, वो भले 3 बार फेंका हो। अच्छा खैर, मेरा क्वेश्चन ही नहीं मेरे को मिल रहा, तो मैं आपको ये बता देता हूं आपको कैसे लिख के देना है। आप जब इसे सोचेंगे तो मैं इसको आगे फर्दर और बता देता हूं, ठीक है ना। आप जब इसे सोचेंगे ना तो आप अपनी तरफ से इसको ऐसे सोचेंगे, समझना कि आप लिखोगे बस मेरा क्वेश्चन नहीं था, नहीं तो मेरे को लगा क्वेश्चन मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन में यूज ही नहीं आया, क्वेश्चन दिया है नहीं उन्होंने, पी एक्स आई, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं अब आपको क्या करना है। 0 1 2 3 ये लिखा, और फिर आपको यहां पे इस जगह पर, ठीक है ना, ये जो जगह है ना, ये खांचा है ना, इस पे आपको लिखना है सीधे से 8/9 की पावर 3। आई थिंक समझ गए। यहां पे हो जाएगा 3c1, ठीक है ना, 8 का स्क्वायर और यहां 9 का क्यूब, ठीक है। इट इज 3c2 इंटू ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 9 का क्यूब, यहां हो जाएगा 3c3 और यहां हो जाएगा 1/9 का क्यूब। ऐसे टेबल बनती और क्वेश्चन होता, लेकिन उन्होंने तो क्वेश्चन ही नहीं दिया, मेरा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्या मतलब रहा। तो इसलिए मेरे को मेरे को क्वेश्चन नहीं मिला, तो वो जो मैं जिस उसको सोच रहा था ना एंजॉयमेंट को, वो मेरे को मिला ही नहीं। क्या रहनी में कोई और जगह पे क्वेश्चन उठाता हूं मैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अपन इसको समझ लेंगे। तो बेसिकली ये लिखना है इज ए सक्सेस, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो और आगे बढ़ता हूं, ठीक है, एक कदम और आगे चलता हूं मैं, राइट। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट ठीक है, विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of number of aces, ठीक है, ऑफ नंबर ऑफ एसेस। 2 कार्ड्स एक के बाद एक निकाले गए हैं, विद रिप्लेसमेंट निकाले जा रहे हैं, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट निकाले जा रहे हैं। मजा आएगा सोचने में। इस बार मैं सीधी तैयारी पे खड़ा हूं, ठीक है। मेरे लिए वेरिएबल क्या क्या है ना, 0 एस का आना, ठीक है, और एक 1 एस का आना, ठीक है, या फिर दोनों पर एस का आना। एस मैंने जान करके छोटा लिख दिया, ठीक है। तो वेरिएबल इसमें क्या क्या चीज वेरी कर सकती है, नंबर ऑफ एस इज अ वेरिएबल, और मेरे को उनका हर वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्च करना है, ठीक है ना। तो नाउ आई एम थिंकिंग ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स आई या पी एक्स आई, ऐसे सोच रहा हूं, ठीक है। अब समझते हैं
अगर किसी ने पूछा कि मेरे से कहा कि 0 एस, ठीक है ना, मैं इसको पूरा लिखूंगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एस, 0 एस की क्या प्रोबेबिलिटी है साहब? 0 एस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बस सीधे सीधे ध्यान से, अब यहां पे कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है ना, हमारे को 2 कार्ड निकालने, तो सीधी सी बात, इसमें कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट है ही नहीं, तो कोई NC0 का तो कोई फंडा ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ और क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं तो अपने को कैसे पता चलेगा? वाह अच्छी बात पूछी वैसे, क्या नहीं, ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एस, है ना, देख पहला कार्ड निकाला वो एस नहीं था, उसके चांसेस 48/52। अगला रिप्लेसमेंट हो गया, फिर कार्ड वापस दे दिया आपने, रिप्लेसमेंट है, देख रिप्लेसमेंट है ना, तो अब वापस उसके पास 52 कार्ड्स हो गए, दूसरा कार्ड भी एस नहीं आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 48 बाई इतना, ठीक है। अब सुनते हैं अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, 1 एस, बताओ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक एस क्या करना है? 4/52 नहीं है, 4 एस होते हैं, ठीक है 4 एस होते हैं, 4 में से कोई एक आए, ठीक है। अच्छा, और दूसरा कार्ड एक ही एस आना चाहिए, दूसरा कार्ड जो है 100% 48 में से निकले, या उल्टा तो इंटू 2, नहीं है समझ में? आगे इंटू 2 क्यों उल्टा? पहला एस ना निकल के सेकंड एस निकलता। अच्छा नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एसेस, बता दोनों के दोनों क्या है, चांसेस क्या है? पहले का 4/52 और दूसरा भी एस निकले 4/52, तो बस यहां पे उठा के भरना है इसको, यहां लिख देते हैं 48 का स्क्वायर अपॉन में 52 का स्क्वायर। अगले वाले में कितना, ठीक है, 8 इंटू 48 अपॉन में 52 का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 4/52 का होल स्क्वायर। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। बताइए, बहुत मुश्किल है ये। उल्टा मुझे ऐसा लगता है कि जितना हमने सीखा उसका सबसे बढ़िया पॉइंट है ये, ऐसे टेबल भरना। आधे बच्चे तो टेबल देख करके भाग जाएं, ठीक है, क्या रे ये क्या चीज है, और ये CBSE है, ये आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं ऐसे, ठीक है। ओके, अब आगे लिख रखा है अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज फॉलोइंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है भाई का, टेबल दिए उसने आगे होकर के, X PX, राइट है, 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे दे रखा है K स्क्वायर, यहां दे रखा है 2K, यहां दे रखा है K, यहां दे रखा है 2K और यहां दे रखा है 5K स्क्वायर, ठीक है। देन क्वेश्चन वाला कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ X ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ X ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ X ग्रेटर देन 2, X कैसा होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारे को क्या चाहिए, बिल्कुल 3 4 5, अब क्या करा जाए बताओ, क्या करें बता, दिमाग लगाते हैं। X इक्वल टू 3 कहां से लाएं, बताओ क्या करा जाए। अरे X इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है भाई, कितनी, K, यस K, अच्छा 4 की भी दे रखी है 2K, अगले वाले की कितनी दे रखी है 5K स्क्वायर, मतलब हमारा आंसर हो गया 5K स्क्वायर प्लस 3K। लेकिन सर ये तो आंसर में नहीं मिलेगा, क्या करें? अब देखो, हालांकि देखा जाए तो अब आधे बच्चे यहीं अटके, लेकिन जिनको थोड़ा थोड़ा याद है उन्हें अच्छे से पता है कि लास्ट में प्रोबेबिलिटी का ओवरऑल सम जो होता है 1 होता है, याद है। तो इसका मतलब यहां से K स्क्वायर प्लस में 2K प्लस में K प्लस में 2K प्लस में 5K स्क्वायर का सम तो 1 होना चाहिए था यार।
और अगर इस सब का सम अगर 1 होना चाहिए तो इट इज 6k² प्लस में कितना 5k माइनस 1 बराबर 0। अब यहां से कई लोगों की दिमाग की चेतना जगी, यार ये तो बन जाएगा 6k² मेरे दोस्त, यहां 6k माइनस k माइनस 1 बराबर 0, 6k कॉमन आएगा और माइनस 1 कॉमन आएगा, यहां अंदर ही अंदर बचेगा k प्लस 1 बराबर 0। तो k की वैल्यू एक तो आ रही है 1/6, एक k की वैल्यू आ रही है -1। कौन सी ली जाए? ये क्यों नहीं ली जाए? हाँ, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, तो यहां से 1/6 ले लें। अगर 1/6 ले लिया तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 इंटू 1/36 प्लस में 3/6, राइट है। तो यहां से 6 की गुणा करते 18 और 5 23/36 इज द राइट आंसर। 23/36 द राइट आंसर, राइट है। जेई में हिसाब से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। बताइए, स्टोरी पकड़ में आ गई? मुश्किल तो नहीं है ना? मस्त स्टोरी है, मैं कह रहा हूं लिटरली बहुत मस्त स्टोरी है, बहुत मस्त। अब वो तुरंत लग जाएगा कि यार ये बन सकता है मेरे से, ये क्वेश्चन मैं बना दूंगा सर, फोड़ देंगे सर इसको तो। राइट है, नेक्स्ट पे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगला। ठीक है, इजी। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस। अभी मीन एंड वेरिएंस क्या चीज है? बस हमने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल पढ़ा ना, उसका एक स्टेप और आगे। ठीक है ना। मीन का मतलब वैसे नॉर्मली जो होता है ना, मीन का मतलब जो होता है एक्स बार होता है, ठीक है ना, है ना। वी टेक मीन इज इक्वल टू म्यू ऑल्सो, ध्यान रखना, ये भी लेते हैं हम लोग। हम हमारी कहानी के अंदर म्यू को म्यू भी बोलते हैं, इसको एक्स बार को भी, ठीक है ना। अच्छा, किसी ने पूछा कि सर ये होता क्या चीज है, मतलब म्यू होता क्या है, फाइनली क्या चीज होती है, म्यू होता क्या है? तो एक्चुअल में क्या है ना, जैसे अगर किसी ने पूछा एक्स बार क्या होता है, मतलब मीन पूछना मतलब एक्स बार पूछना। एक्स बार जो होता है ना, वो होता है सिग्मा पी आई एक्स आई अपॉन में, ठीक है, सिग्मा पी आई ये होता है। लेकिन सर सिग्मा पी आई तो 1 होता है ना? हाँ, सिग्मा पी आई 1 होता है, इसलिए सिग्मा इसे पी आई इंटू एक्स आई बाई 1 बोलते हैं, या फिर यूं बोलते हैं कि म्यू, एक्स बार माने म्यू, म्यू इज इक्वल टू में सिग्मा पी आई एक्स आई। अच्छा, ओके, स्टैटिस्टिक्स लग गया। हाँ, अब हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, हल्के से टच के साथ निकल रहा है। नेक्स्ट, अब इसमें हमारी क्या जरूरत पड़ती है? इसमें हमारी जरूरत पड़ती है एक वेरिएंस नाम की वस्तु की, ठीक है ना। वेरिएंस, वेरिएंस अगर आपको याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप याद रखना वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस की वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर, ये एक और चीज याद रखनी है। अब सिग्मा स्क्वायर इज अ फार्मूला, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है ना, उसका फार्मूला है, फार्मूला है सिग्मा पी आई फिर एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। लेकिन अगर आपको याद हो तो सिग्मा स्क्वायर बहुत बढ़िया, पी आई इंटू में एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू, म्यू भैया कौन है? म्यू भैया पी आई एक्स आई है, तो आप चाहो तो इसे पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर म्यू, ठीक है। ऐसे, ठीक है, मेरे को लगता नहीं आएगा डब्बे में, ठीक है। पी आई एक्स आई का स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा होगा, हाँ एग्जैक्टली, ये आपने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बहुत देखा हुआ होगा। भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा तब भी कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन करोगे, 2 क्वेश्चन करने के साथ दिमाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो हमने अभी तक सीखा ना, उसी क्वेश्चन के अंदर वो क्या डिफरेंस डालता है, वो कहता है रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, ठीक है, कैपिटल एक्स इज स्पेसिफाइड, ठीक है, बाय फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, बाय फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, और फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक डब्बा दे रखा है भाई ने, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इधर एक्स होगा और इधर पी एक्स होगा, ठीक है। और यहां पे दे रखा है 2, यहां दे रखा है 3, यहां दे रखा है 4, ठीक है, यहां दे रखा है 0.3, यहां दे रखा है 0.4, यहां दे रखा है 0.3, ठीक है। आगे मांगता है देन
वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वेश्चन मार्क, डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वेश्चन मार्क। मान लो क्वेश्चन में उसने ये पूछा, अब आप सोचो कि अगले ने जो मांगा वो आप चुटकियों में निकाल के दे दो। पहला, सबसे पहले दौड़ो म्यू पे, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए जो वो चाहिए वेरिएंस माने सिग्मा स्क्वायर, उसके लिए म्यू चाहिए मेरे दोस्त। अब म्यू क्या होता है? म्यू मतलब मैं आपको सच बताऊं ना, इनकी बातों में मत आना, आप सीधे खेल जाओ। म्यू क्या है? 3 आदमी है, ये x1, ये बेटा क्या है? x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये क्या है? P1 है, ये क्या है? P2 है, ये क्या? P3 है। तो बेसिकली इन सबका समी तो करना है, P1 x1 प्लस में P2 x2 प्लस में P3 x3। क्यों दिमाग लगाना? हर वेरिएबल की क्या प्रोबेबिलिटी, उनका मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू निकालना तो म्यू है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो P1 x1 दैट इज 2 इंटू 0.3 प्लस में 3 इंटू 0.4 प्लस में 4 इंटू 0.3, 0.6, 0.12, 0.12, 0.24, 0.6, 0.3 हो गया, सही है। म्यू की वैल्यू 0.3 आ गई। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है? ठीक है, ओ हो, ये बात भी तो सही है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, शायद सबका सम 1 है ना? हाँ, लेकिन 1 है। अरे देखना, प्रोबेबिलिटी का सम 1 है ना बेटा। अरे इन तीनों का सम, पॉइंट 4, 0.3, 0.3 एक होता है। मैं क्या, तू कहां रुक गया पता नहीं। ठीक है, अभी इस पे चलते हैं आगे। अब आते हैं अपन सिग्मा स्क्वायर पे। सिग्मा स्क्वायर क्या कहेगा? सिग्मा स्क्वायर कह रहा है ये सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर। अब समझना, इसका मतलब पी आई माने P1, फिर x1 का स्क्वायर, फिर P2 x2 का स्क्वायर प्लस में P3 x3 का स्क्वायर, यही तो होगा। ये पी आई एक्स आई होगा, माइनस में ये म्यू लिखा हुआ है, तो म्यू का मतलब तो हमारे लिए 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब P1 कितना अपना? 0.3 और x का स्क्वायर माने 4, सही है। P2 कितना अपना? 0.4, x2 का स्क्वायर माने 9, ठीक है। प्लस में ये कितना? 0.3 इंटू में दूसरे वाले का स्क्वायर 16, माइनस में 0.3 का स्क्वायर इज 0.09, राइट है। तो यहां से कितना हो गया? 0.12 प्लस में कितना? 3.6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1.2, 3.6 प्लस में कितना? 16 3 48, 4.8, सही है। और माइनस में 0.09। सोच समझ करके, सोच समझ के। म्यू कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं म्यू की वैल्यू सर 3 होगी। 3 है क्या? पक्का? श्योर है? पक्का? अरे नहीं, इसलिए नहीं है, ये यहां प्रिंटिंग मिस्टेक करी है अपन तगड़ी वाली। यहां पे देख रहे हैं 0.6, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 1.2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 1.2, तो इसीलिए 3 बता रहे हैं। और ये बराबर बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है। बस ये कि थोड़ा स्लो बता रहे हैं, शायद कॉन्फिडेंस में नहीं आए होंगे, उनको लगा नहीं होगा यार कि गलती हो रही है। तो 9 हो गया फिलहाल। अब हमारे पास में कितना बन गया साहब? 5, 6, आंसर आ रहा है मेरा 0.6, 0.6 आ रहा है, 0.6। ओ 0.6 इज द राइट आंसर, 0.6 इज द राइट आंसर। तो वेरिएंस इज बेसिकली 0.6। मेरी तरफ से मेरा आंसर डन डन डन। आप चेक कर लेना फटाफट से, ठीक है, ताकि कहीं कोई किसी किस्म का इश्यू ना रहे। तो बेटा राइट है, मैच हो गया। कहां डगे तू? कहीं और था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, x इज गिवन बाय, ठीक है, अ टेबल। टेबल में हमारे पास में x के नाम पे क्या क्या वेरिएबल दिया है? 1 2 3 4 5, ठीक है। और px के नाम पे हमारे को क्या क्या पकड़ा दिया भाई? k, 2k, ठीक है, 2k, 3k एंड लास्ट में k, ठीक है। और क्वेश्चन में
बोला जा रहा है लेट पी स्मॉल पी इज इक्वल टू में पी 1 <x, ठीक है। फोर, ठीक है, अपॉन x greater than 3। नहीं नहीं, ये जैसा है मैं वैसा यूज करूंगा भाई। ये 4 फिर स्ट्रेट लाइन x greater than 3 ऐसा ना, <3 है, सॉरी। हाँ, क्योंकि अगर मैंने एक भी गड़बड़ मचा दी ना तो क्वेश्चन के अर्थ के अनर्थ हो जाएंगे, इसलिए इसमें छेड़ना नहीं चाहिए। इफ 5 स्मॉल p इज इक्वल टू में लैम्डा k, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। then lambda is equal to question mark. What is the meaning of the variance? अभी मत पूछ यार, स्टैट्स पढ़ा दूंगा, सब पढ़ा दूंगा, वेरिएंस। हाँ भाई, अब मैं शांत बैठ रहा हूं चुपचाप थोड़ी सी देर के लिए, ताकि आप लगाओ दिमाग और अपन बैठेंगे शांति से, ठीक है। सारी दुनिया को देखते हुए कि क्या कर रही है, देखो दुनिया। पहले x <3 हुआ, अभी भी x <3 है। ना 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 ना, अब यहां दिमाग लगाना है आपको। बेसिकली ये डिवाइड नहीं है, अगर डिवाइड होता तो मैं इसको चेंज नहीं करता। मतलब ये सोच समझ के खेलने वाला गेम है। अब अभी बहुत सोच समझ के खेलने वाला गेम है। क्या दो प्रोबेबिलिटी? दो ही है, 4 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, यूं मतलब ये हो सकता है ये वाला डिवाइड ही हो, ठीक है, क्योंकि मेरे वाले में तो बहुत ही विचित्र है। मैं तो डिवाइड ही ले रहा हूं, डिवाइड डिवाइड में ही समझदारी है, नहीं तो होगा ही नहीं क्वेश्चन। सही बात है। हाँ, प्रोबेबिलिटी। अरे तुम तो पहली बार आ रहे हो पीयूष, सुबह से ही अभी तक। हाँ भाई, आंसर 10 है। नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं। देखो, इतना तो समझदारी है ही मेरे दोस्त कि यहां पे लिखा है 1 x and 4 और ये बटे में दे रखा है x <3। सही है, इसका मतलब मुझे नीचे लेना चाहिए p x <3। सही है, और यहां पे मुझे लेना चाहिए प्रोबेबिलिटी 1 x and 4 इंटरसेक्शन विद x <3। याद आया? p a बाई बी को लिखते हैं पी बी और ऊपर लिखते हैं a इंटरसेक्शन b। पहली चीज तो ये पकड़ लें, ठीक है। अच्छा, इससे हमारे को एक और चीज समझ में आ जाएगी कि यहां पे x 1 से 4 के बीच में कहीं है, परंतु 3 से छोटा है, तो एक ही चीज बच गई, p x = 2। सही है, और नीचे हो जाएगा p x <3। सही है, यहां तक की बात भी आ गई। अब पॉइंट ये है कि हम इसके आगे फर्दर कैसे जाएंगे, आगे कैसे जाएंगे। ये x = 2 से इससे वैल्यू कैसे लाएं? x = 2 से वैल्यू क्या लेगा? 2k तो यहां सिर्फ 2k भर दूं यहां पे। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी तो बतानी पड़ेगी। हाँ, ये तो ये जो भी आंसर आएगा ये स्मॉल p का आंसर है। दिस इज स्मॉल p बन जाएगा हमारा आंसर। ये इसके आगे कैसे जाया जाए, इसके आगे कैसे जाया जाए, ये भी मैं और आगे मैं इसमें फर्दर इतना एडवांसमेंट और कर देता हूं। ये x = 2 है और ये अपने आप में x = 1 + x = 2 है। यही तो ना, 3 से कम सक्सेस माने 2 और इतना आगे p। मेरे को बस ये क्लियर नहीं हो रहा कि इसके आगे इसमें क्या लिखना है। इसका कोई कुछ है क्या हमारे पास में कि ये px = 2 इतना है? कितना 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 कितना, वही तो ना, दिमाग दौड़ा के बताओ। हाँ, के निकाल सकते हैं बिल्कुल। के क्यों नहीं निकाल सकते, के निकल जाएगा ना।
के आना मुश्किल नहीं है। ये इसके अंदर यहां क्या लिखना है, तो बोलता सिर्फ 2K लिखना है क्या, आगे नीचे ये सब नहीं लिखना क्या? टू मतलब तेरे को लगता है अगर 2K तो 2K लिख देते हैं अपन कि सर x इज इक्वल टू 2 पे तो 2K तो 2K लिख दूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। नीचे x इज इक्वल टू 1 पे तेरे को लगता है सर k है, और अगर लगता है px इज इक्वल टू 2 पे फिर से 2K है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 2K/3K, माने आंसर इज 2/3। तो ये तो सर p इज इक्वल टू 2/3 आ गया, बस ये तो बन गया, भर दिया मैंने। अच्छा p की वैल्यू जैसे मेरे पास 2/3 आ गई, अब ये स्मॉल p आया 2/3 है ना। अच्छा अब मैं इसको ज्यादा, अब जैसे एक बच्चे ने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली कि सर इससे हम k की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। दूसरी चीज वो ये दिमाग लगा रहे हैं कि सर ने पिछली बार भी एक क्वेश्चन के अंदर k प्लस में 2K प्लस में 2K प्लस के अंदर 3K प्लस के अंदर k इज इक्वल टू 1 करा था। तो यहां कितना हो गया, 4 3 7 और 2 9, 9K इज इक्वल टू 1, माने k की वैल्यू सर 1/9 आ रही है। हाँ अब आ जाते तीसरे पॉइंट पे। अब देखो यहां क्वेश्चन में दे रखा है 5p इज इक्वल टू में लैम्डा k, तो 5 तक तो ठीक है, p की वैल्यू तो सर आप 2/3 निकाल के ले ही है, लैम्डा की जगह लैम्डा, k की जगह 1/9 कर देते हैं, काट के 3 कर देते हैं, तो सर यहां से मल्टीप्लाई करते ही लैम्डा की वैल्यू 30 आ गई। हाँ और लैम्डा की वैल्यू 30 है, ये आंसर हो गया। सही है। मेंस का एक और क्वेश्चन डन कर दिया मैंने आपका, मेंस का एक और क्वेश्चन डन हो गया, मेंस का एक और क्वेश्चन डन हो गया। हम्म ठीक है, ये जो भी हम जिस पे बात कर रहे हैं ये अपने आप में रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब ध्यान रखना हमारे पास में रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल वेरिएबल करके दो वेरिएबल होंगे। यहां पे याद रखना हमारे पास में रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल वेरिएबल करके दो चीजें होंगी, ध्यान से समझना। रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल वेरिएबल, माने बाइनोमियल वेरिएट बोलते हैं बेसिकली उन्हें। ठीक है, तो यहां पर एक और भी म्यू है हमारे पास मीन और वेरिएंस में, एक है ना मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमारे पास मीन और वेरिएंस है। अब उसमें इसमें और उसमें क्या फर्क था, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में हमारे पास में एन ट्रायल्स होते थे, या हमारे पास कोई फिक्स ट्रायल नहीं है, जो भी हमारे को दिया जा रहा है एक टेबल देगा वो। अच्छा, और इसके सिवा हम लोग सक्सेस को पी कहते थे, ठीक है ना, और फेलियर को उसमें क्यू कहते थे, याद होगा आप में सभी को। अगर वो है तो हम उस केस में जब हम मीन की बात करेंगे तो मीन इज इक्वल टू एनपीक्यू कहलाएगा, ध्यान रखना। मीन इज इक्वल टू एनपीक्यू कहलाएगा, नहीं एनपी कहलाएगा, सॉरी, मीन इज इक्वल टू एनपी। ठीक है, और वेरिएंस होगा, मीन के बाद दूसरी चीज आएगी वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू एनपीक्यू कहलाएगा, वेरिएंस इज इक्वल टू एनपीक्यू कहलाएगा। ये तो बहुत काम की चीज है। ठीक है, बस ये और आप समझते हैं जैसे क्वेश्चन के दौरान वो इनका यूज कैसे कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में वो कह रहा है, अब देखो कैसे पता चलेगा क्वेश्चन किसका कौन सा वाला है, तो देखना आपको खुद पता चलेगा। इफ एक्स फॉलोज, ठीक है, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उम्मीद है आप में से सभी को स्ट्राइक करेगा होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो एनपीक्यू वगैरह वगैरह। ठीक है, विद मीन इज इक्वल टू 3 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, फाइंड फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, और सेकंड कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। अच्छा देखो, अब यहां देखो कितनी क्लासिक बात हो गई। यहां देखो जरा क्वेश्चन के अंदर, अब ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, मीन और वेरिएंस है। अब वही मीन और वेरिएंस अभी तक हमने पी आई एक्स आई के नाम पे सुना, और पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू के स्क्वायर के नाम पे सुना। अब सडनली हम अचानक से बाइनोमियल में देख रहे हैं, वही मीन है। शब्दों के चक्कर में उलझ सकते हैं, लेकिन बच के निकलना। देखो क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है, पहली बात मीन माने एनपी की वैल्यू 3 दे रखी है, वेरिएंस माने एनपीक्यू की वैल्यू 3/2 दे रखी है। आंख का अंधा भी बता देगा सर डिवाइड कर दो, पहले इसको इसमें डिवाइड कर दो।
अगर आपने एनपी क्यू में एनपी का भाग लगा दिया तो आप 3/2 में 3 का भाग लगा देंगे, कैंसिल आउट करते हैं आपके पास क्यू की वैल्यू सर हाफ आ जाएगी। अगर क्यू की वैल्यू हाफ आ गई तो सर पी की वैल्यू ऑटोमेटिकली हाफ आ गई, क्योंकि पी 1 माइनस समथिंग होता है। अब पी की वैल्यू अगर हाफ आ गई, ठीक है, तो आपके पास में एन की वैल्यू सर 6 आ गई, माने नंबर ऑफ ट्रायल 6 है सर, नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 मिल गए आपको। बहुत ध्यान से देखो देखो देखो, ध्यान से कोई गलती नहीं कर देना। नंबर ऑफ ट्रायल 6 हो गए, सही है, क्योंकि आप जैसे ही यहां हाफ रखोगे ना पी की जगह, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही नंबर ऑफ ट्रायल्स हाफ 6 आ जाएंगे। अब देखो ये कह रहा है कि पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माने सक्सेस ए की एक्स से ज्यादा, इज इक्वल टू 1 माइनस 0 सक्सेस। याद है या भूल गए? अच्छा, अगर ये वाला याद है तो 1 माइनस 0 सक्सेस, 0 सक्सेस माने 6C0, सक्सेस 1/2 की पावर 0, फेलियर 1/2 की पावर 6। ये मेरा आंसर हो गया। फिर से वहीं आ गए अपन, माने वही क्वेश्चन अब मीन और वेरिएंस के नाम से फिर हो रहा है। अच्छा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब हो जाएगा, देखो टोटल तो अटेम्प्ट ही 6 है, तो अपन क्या करते हैं 5 या 5 से कम सक्सेस, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस। भाई अटेम्प्ट ही 6 है ना, उसको हटा देते हैं, तो छठी सक्सेस को हटा दिया तो 5 या 5 से कम वाली रह जाएगी, तो 1 माइनस छठी सक्सेस माने 6C0, छठी सक्सेस माने 6 के 6 सक्सेस थे, ठीक है, और फेलियर साहब 0 था, तो उसको हटा देते हैं। देखो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, है ना? मस्त क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस है ना। फिर से मेंस का क्वेश्चन पे अपन बात करने लगे। आई एक्सपेक्ट कि आप में से सभी बच्चों को ये वाली बात यहां तक पकड़ में आ गई होगी कि अच्छा ये है सर कहानी, और वी कैन डू इट। आराम से मैं इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकता हूं सर, ठीक है। अब यहां अगर के अपन प्रोबेबिलिटी का रथ थाम देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, अब अपन करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, शीट के भी क्वेश्चन करेंगे। आप एक्सरसाइज 1 पूरी देख के आना, और मेरे हिसाब से अपन एक्सरसाइज 1 पे चर्चा कम करें, ठीक है ना। फिर से मजा आया, ठीक है, बस वाइंड अप हो रहा है, ठीक है। मेरे काम की बात सुनेगा, मेरी काम की बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड डिस्कस, है ना, अगर हमारे को इस पे चलना है, ठीक है, तो हम इसमें इस बार पहली बार उल्टा करते हैं, पहली बार इसमें उल्टा करते हैं, ठीक है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे आपसे जेई मेंस के क्वेश्चंस देखने चाहिए, जेई मेंस के क्वेश्चंस। पहले ये देख लो कि आपकी शीट में जो आपको मिली है ना, उस शीट में जेई मेंस के क्वेश्चंस वाला पोर्शन है या नहीं है, ठीक है। पहले आप देख लो, अगर जेई मेंस के क्वेश्चन है 66 ही होगा, सही कह रहा है बच्चा, 66, 6 के 6 सक्सेस है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देख लो जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं या नहीं है। अगर हैं तो वो, अगर 2020 कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दो एक बार जरा, जेई मेंस के कितने क्वेश्चंस हैं, जेई मेंस के क्वेश्चंस कितने हैं? 13 क्वेश्चन है। और उसके क्या नाम है अपना, एडवांस के कितने हैं, एडवांस के कितने हैं, एडवांस के क्वेश्चंस भी बता दो, एडवांस के कितने क्वेश्चन है? एडवांस के 12 है। एडवांस के 24 क्वेश्चंस हैं। तो अपन एक काम करते हैं, ठीक है, जेई मेंस के क्वेश्चंस 13 प्लस में वो 24 एडवांस वाले, इस पे पहले डिस्कस करते हैं, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि याद रखना प्रोबेबिलिटी की जो शीट है अपनी, वो ये कोटा के स्टाइल की बनी हुई शीट है। कोटा में कई जगह पे, कई शीटों में काफी फ्लॉज हैं। फ्लॉज है मतलब ये कि वो कुछ जरूरत से ज्यादा आगे की बातें करी आते हैं, ठीक है ना। और जिस तरह की डायरेक्शन जो है वो नॉर्मली पेपर की होती ही नहीं है, पेपर किसी और डायरेक्शन में जा रहा होता है, हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। देखने में जरूर लगता है कि यार वो टफ क्वेश्चन है, लेकिन टफ क्वेश्चन से अगर भाई हमारा टारगेट पूरा नहीं होता, उससे टफ क्वेश्चन भी बेकार है। टफ क्वेश्चन तो 8th के ओलंपियाड में भी बहुत आते हैं, वो क्वेश्चन भी नहीं बनते, और मैथ्स के भी होते हैं, लेकिन क्या हम उनको देखते हैं? नहीं देखते ना, अपन को छोड़ते हैं। अपने को पता है यार ये लेवल, ये अलग ही लेवल पे जा रहा है, ठीक है, तो मतलब उनका कोई यूज ही नहीं है। हाँ, वो इररिलेवेंट क्वेश्चंस है बेसिकली, है ना। तो टफ होना कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना, टफ होना कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर टफ क्वेश्चन करके सारे के सारे सेलेक्ट होते तो हमारे यहाँ पे कोटा में हर इंस्टीट्यूट के कुछ ना कुछ टॉप बैचेस होते हैं,
वो टफ क्वेश्चन ही करते रहते हैं और कुछ नहीं करते। तो कई बार क्या होता है, वो बिल्कुल रैंडमली आउट निकल जाते हैं, कहीं और निकल जाते हैं। लास्ट में ये सारे के सारे जितने भी टॉप बैचेस होते हैं, इनमें एक ही कार्यक्रम चल रहा होता है, वो होता है पीवाईक्यूज। पिछले 45 सालों के, 46 सालों के एडवांस के क्वेश्चन, ये वो यही करने लगते हैं लास्ट में। तो बेसिकली अपन क्यों जा रहे हैं, रिलेवेंट ही रहेंगे अपन, है ना। तो अपन, मेरे को ऐसा लगता है कि हम ये देख लेते हैं ये। तो आप अपनी तरफ से इसकी तैयारी करके आना, ठीक है। अपन इस पे बात करेंगे कल, ठीक है। चलिए, ये तैयारी करके आना। हाँ, अब अपन डिस्कशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। और तो और मैं एक्चुअल में क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि आपका इसके बाद में मेरे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है और एक आपका क्या बोलते हैं, नहीं, कॉनिक सेक्शन बचा हुआ है। मेरे पास में 2 चैप्टर आपके ड्यूज हैं, ठीक है। और ये दोनों ही चैप्टर ऐसे चैप्टर्स हैं जो नॉर्मली 12th के चैप्टर्स कम कहलाते हैं। काफी बच्चों ने ये 11th में कर लिए होते हैं, मैं मान के चलता हूं 0 ने करा है। ये 2 चैप्टर हमारे बचे हुए, और मैं एक सोच रहा हूं कि ये दोनों चैप्टर मैं 13th के साथ आपका करवा दूं। मतलब 13th को आपके टाइम पे कॉल दूंगा, आपको 13th के टाइम पे कॉल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो हाँ, रिलेशन बचा हुआ है, तो ये रिलेशन वाला चैप्टर जो है, ये सारे चैप्टर जो है छोटू छोटू चैप्टर से खत्म कर देते हैं, खत्म। हाँ बेटा, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी फिनिश हो गई कहने, ठीक है। ये सब अपन एक साथ खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अपन जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो अपने को पता चल जाएगा जब कि हमारी थ्योरी के अंदर हमने कोई कमी छोड़ी है कि नहीं छोड़ी। वैसे भी मैंने आपको सारे जेईई मेंस के क्वेश्चंस कराए, ठीक है। तो आज के दिन पे तो अपने मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई मेंस के आसपास ही ड्रॉप मारे, ठीक है। ये स्टैट्स और रीजनिंग वगैरह सब एक साथ ही करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, ये सब खत्म करते जाएंगे अपन धीरे 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 धीरे। चलिए, ठीक है, रखते हैं।